अस्सलामुअलैकुम बेटा, मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूं। आज मैं आपसे जो पेपर डिस्कस कर रहा हूं वो है अक्टूबर नवंबर 2023 और उसका वेरिएंट 51 पेपर 5 से रिलेटेड मैं आपको सबसे पहली जो नसीहत करता हूं वो ये कि बेटा, आप 1 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है तो 15 मिनट आप सिर्फ रीडिंग में गुजारें। जब आप रीड करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो रीड करना बहुत जरूरी है। चलते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, कहता है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन अ सैंपल ऑफ वाटर कैन बी मेजर्ड यूजिंग फॉलोइंग मेथड। पहले स्टेटमेंट से आपको क्या समझ आया? आपको समझ ही आया कि आप एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं जिसमें किसी सैंपल ऑफ वाटर के अंदर आप डिसॉल्व ऑक्सीजन निकालेंगे। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखिएगा, कहता है मैंगनीज 2 हाइड्रोक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन डिसॉल्व इन सैंपल ऑफ वाटर फॉर्म मैंगनीज 3 हाइड्रोक्साइड। यानी कि वो जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसको आपने Mn2 प्लस से रिएक्ट करवाया और उसको Mn3 प्लस में ऑक्सीडाइज कर दिया। मैंगनीज 2 हाइड्रोक्साइड से मैंगनीज 3 हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीडाइज हो गया। पहला स्टेप। स्टेप 2 देखिएगा बेटा, स्टेप 2 के अंदर क्या है कि उसने कहा है द मैंगनीज 3 हाइड्रोक्साइड देन रिएक्ट विद आयोडाइड आयन टू प्रोड्यूस आयोडीन। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। देखो, 3 प्लस आयन मैंगनीज के आयोडाइड को किस में कन्वर्ट कर दिए हैं? आयोडीन में बेटा। आगे देखो, द अमाउंट ऑफ आयोडीन प्रोड्यूसेस प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। इसका मतलब आपको हिंट दे रहा है, आप चाहें तो रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 को मर्ज करके लिख लें। क्या मतलब? देखो बेटा, ऊपर इक्वेशन में Mn3 प्लस के 4 मोल्स हैं, नीचे Mn3 प्लस के 2 मोल्स हैं। यानी अगर आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें तो आपके पास आयोडीन और ऑक्सीजन का रेशो आ जाएगा। यानी ये 2 होगा और ये 1 होगा। तो आयोडीन से Mn3 प्लस से ऑक्सीजन निकालने के बजाय आप डायरेक्टली आयोडीन से ऑक्सीजन भी निकाल सकते हैं। यानी एक स्टेप बीच में खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप मर्ज करके दोनों को एक इक्वेशन बना लें। सही है, तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये 4 हो जाएगा और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आयोडीन और ऑक्सीजन का रेशो क्या आ जाएगा? 2:1 का। ऐसा आपने उसने आपको हिंट दिया है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। द अमाउंट ऑफ आयोडीन प्रोड्यूस प्रोपोर्शनल हो गया। 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग एक्वस आयोडीन ट्रांसफर टू द कॉनिकल फ्लास्क एंड टाइट्रेटेड अगेंस्ट 1 × 10⁻³ मोल पर डीएम क्यूब थायोसल्फेट। अब वो जो आयोडीन प्रोड्यूस हुई है उसे आपने थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया। इसका मतलब ये हुआ, अब जरा रिवर्स चलिए, देखो, अगर हम सारे स्टेप्स फॉलो करें तो जरा देखिएगा हुआ क्या, मैं समझाता हूं। लुक एट हियर, करना क्या है, आप थायोसल्फेट के मोल से आयोडीन निकाल लें, आयोडीन के मोल से Mn3 प्लस के मोल निकाल लें, Mn3 प्लस के मोल से ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लें। रिवर्स जाए, मोल्स आ गए, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा आप ऑक्सीजन की डिसॉल्व कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं ना। मोल्स आ जाएंगे डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 0.025, आंसर। समझ आया कर क्या रहा है वो? ये सब कुछ कर रहा है। ठीक है, कंप्लीट द टेबल 1.1, डिटरमाइन द मीन टाइटर वैल्यू। यानी वो जो ब्यूरिट से आपने एडिशन की है उसका कोई 2-3 बेस्ट रीडिंग्स लेके उसका मीन निकाल लें। तो बेटा ये तो आप कर लेंगे, बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि सारी वैल्यूज 2 डेसिमल प्लेसेस तक होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा 27.30,
ये हो जाएगा 27.00 बेटा, ये हो जाएगा 26.70 और ये होगा 26.80 बेटा। अब आप इसमें से बेस्ट दो टाइट्रेशन या तीन टाइट्रेशन जो बहुत क्लोज हो वो निकाल ले, डिवाइड कर दें बेटा, मीन निकाल लें उसका। तो मुझे तो दो बेस्ट ये नजर आ रही हैं। तो मतलब कि 26.70 मतलब 26.80, और अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं बेटा 2 से, तो मेरे पास आ जाएगा 26.75। मीन आ गया। आ जाओ, कहता है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। तो अब हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। थायोसल्फेट के मोल्स निकालूंगा, आयोडीन के निकालूंगा, आयोडीन से Mn2 Mn3 प्लस के निकालूंगा, Mn3 प्लस से ऑक्सीजन के निकालूंगा। मोल्स आ जाएंगे, वॉल्यूम मेरे पास ऑलरेडी है, कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। और मैंने आपको क्या ऑप्शन दिया, आप चाहो तो इक्वेशन 1 और 2 को मर्ज कर लो, तो एक स्टेप कम हो जाएगा, मर्जी है आपकी, ठीक है। आ जाओ, थायोसल्फेट का वॉल्यूम ये रहा, मीन वॉल्यूम V दिया हुआ है 0.02675, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है आपको 1 × 10⁻³ नजर आ रही है ना, 1 × 10⁻³ बेटा। और आप मोल्स निकाल लें मल्टीप्लाई करके, मैं निकाल देता हूं 1.0 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 0.02675, यह आ गया मेरे पास 2.675 इंटू 10⁻⁻5। थायोसल्फेट के मोल्स आ गए। आ जाओ, अब आते हैं आयोडीन और थायोसल्फेट में रेशो चेक करें, 1:2 का है। तो आपने कहा आयोडीन और थायोसल्फेट में रेशो 1:2 का है। आयोडीन के मोल्स निकालने हैं तो x लिख देता हूं 2.675 इंटू 10⁻⁻5, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो जो आंसर है मैं उसे डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 कर देता हूं। मेरे पास आंसर आ गया 1.3375 10⁻⁻5। ये क्या है बेटा, I2 के मोल्स। दो स्टेप हो गए। आ जाओ स्टेप 3 पे आओ। आयोडीन और Mn3 प्लस में रेशो क्या है, 2:1 का है। तो आयोडीन और मैंगनीज 3 हाइड्रोक्साइड में रेशो है 1:2 का। तो ये निकालना है x, इधर करूंगा 1.3375 10⁻⁻5, वापस से ही आंसर आ जाएगा, डिवाइड किया था मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा वही आंसर फिर आ गया 2.675 इंटू 10⁻⁻5। ये आ गए Mn3 प्लस के मोल्स, यानी मैंगनीज 3 हाइड्रोक्साइड के आ गए। मैं उसे सिर्फ Mn3 प्लस बोल रहा हूं। आ जा बेटा, अब बताओ Mn3 प्लस और ऑक्सीजन में रेशो क्या है, 4:1 का बेटा। तो तुम्हारे पास ऑक्सीजन और Mn3 प्लस का रेशो है 1:4। ऑक्सीजन के मोल्स चाहिए 2.675 10⁻⁻5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर है उसे डिवाइड बाय 4 कर दूंगा। ये आ गया मेरे पास ऑक्सीजन के मोल्स 6.6875 इंटू 10⁻⁻6। ये मोल्स आ गए, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए।
उसने आपसे कंसंट्रेशन पूछी है, वॉल्यूम आपके पास ये, कर लोगे ना? आजा बेटा। C बराबर होता है N/V के 6.6875 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 0.025। जो भी मेरे पास आंसर है मैं उसे डिवाइड करता हूँ 0.025 से। मेरे पास आंसर आ गया 2.675 इंटू 10⁻⁻4 आ गया। आपने देखा, मैंने थायोसल्फेट से आयोडीन के मोल्स, आयोडीन के मोल से Mn3+ के मोल्स, Mn3+ के मोल से ऑक्सीजन के मोल्स, और उसके बाद मैंने कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली। और मैंने आपसे क्या कहा बेटा, आप ऊपर की दो इक्वेशंस को मर्ज करके एक इक्वेशन निकाल लेते तो आयोडीन से डायरेक्टली ऑक्सीजन भी निकल सकता था। अगर आप चाहते तो मर्ज कर लेते दोनों इक्वेशंस को, स्टेप 4 की जगह 3 हो जाते। आगे देखिएगा, suggest a suitable piece of apparatus for the transfer of 25 cm। मुफ्त का एक मार्क दे दिया, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। Water sample are collected in full sealed flasks। Explain why the sealed flask must be completely full। देखो सुनो, आप कर क्या रहे हो, ऑक्सीजन फाइंड आउट कर रहे हो सैंपल में। मैं आपको एक चीज बताता हूं, पहले जरा समझ लो इस क्वेश्चन का मतलब, पहले समझोगे तभी तो आंसर दोगे। ये आपने सील किया, सपोज करो सैंपल यहां तक है, वाटर सैंपल। अब एक बात सोचो, अगर वाटर सैंपल यहां तक है तो इसका मतलब है यहां पे एयर है, एयर में ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन स्लाइटली सॉल्युबल होती है, ये डिसॉल्व होती रहेगी। तो क्या आपने सिर्फ सैंपल ऑफ वाटर के अंदर ऑक्सीजन निकाली? जी नहीं, उस ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन के साथ साथ एयर वाली ऑक्सीजन भी होगी, तो ये गलत तरीका है। तो जब आप किसी सैंपल वाटर में ऑक्सीजन फाइंड आउट करने जा रहे हो तो सैंपल वाटर को मुंह तक ऐसे भर दें यूं करके, उसमें एयर की जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें एयर की जगह होगी तो ऑक्सीजन यूज जो एयर के अंदर है वो भी अंदर आ जाएगी। सही है, तो आपको ख्याल रखना है। सही है, to avoid oxygen in air dissolve in sample water। सही है, तो वो आपको ख्याल रखना है कि उसमें ना आए, क्योंकि वो भी ऑक्सीडाइज कर सकती है Mn3+ को Mn2+ में। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर इज शोन। ओके, अच्छा, इन सबके साथ 10⁻⁻4 है कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, ठीक है, और टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। आप चेक करें, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है। चेक करें, 4.58, 10⁻⁻4, फिर 5 पे 3.97, फिर 10 पे 3.2, फिर 15 पे 3.13 एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो अनडिजॉल्व होना शुरू होती है ना। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन थी वो अनडिजॉल्व होना शुरू होगी, तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। ये सब उसने दिया हुआ है सिवाय 25 पे, 25 पे कुछ भी नहीं दिया हुआ उसने। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर इज शोन 1.2। सही है, द कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू इज मिसिंग फॉर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलता है। आ गया ग्राफ। ग्राफ के लिए मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं बेटा कि ग्राफ का वाला जो पार्ट है ना वो आप खुद सॉल्व किया करें, मैं आपको थोड़ा थोड़ा गाइड जरूर कर सकता हूं। अच्छा, एक 2.5, 3.3, 3.5 है, तो इसका मतलब है 10 बॉक्सेस हो गए 0.5, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 10 करो, यानी एक बॉक्स हो जाएगा आपका इस तरफ करके, एक बॉक्स होगा आपका 0.05, एक बॉक्स, एक बॉक्स। अच्छा, इस तरह यहाँ एक्स एक्सिस पे चेक कर लो बेटा, ये जो आपका एक्स एक्सिस है इसमें देखिए
10 है 5 के बराबर, तो उसका मतलब ये हो गया वो यानी एक बॉक्स हो गया 0.5 के बराबर। ये मैंने आपको बता दिया। ओके, एक बॉक्स 0.5 के बराबर है एक्स एक्सेस के ऊपर, और वाई एक्सेस के ऊपर एक बॉक्स है 0.05 का। ठीक है, अब आप देखें, आपको जो ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, वो आपसे कह रहा है प्लॉट द ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन वाई एक्सेस अगेंस्ट टेम्परेचर ऑन द ग्रिड यूज अक्रॉस टू प्लॉट ईच डेटा पॉइंट, ड्रॉ द स्मूथ कर्व ऑफ बेस्ट फिट लाइन, जिसको ना मार्किंग स्कीम में लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोलते हैं। ठीक है, LOBF, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अच्छा, प्लॉट ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अगेंस्ट टेम्परेचर। ठीक है, चल भाई, सबसे पहले देखा जीरो पे है 4.58। आप खुद करेंगे ना, तो मैं इसलिए 4.58 है, 4.55, 4.55 हो गया, 4. तकरीबन मेरा ख्याल है यहाँ कहीं होगा, इस जगह पे होगा, दैट्स आई थिंक। ओके, खुद से कीजिएगा। उसके बाद है 5 पे है 3.97, 5 पे है 3.5 पे 3.97, तो ये 3 है ना, तो 3.97 मुझे लगता है इधर कहीं होना चाहिए, 3.97। उसके बाद है 10 पे, 10 पे है 3.2, 10 है, ये 3 है, तो 3.05, 3.05, 3.1, 3.2, ये इधर कहीं होगा। ठीक है, 3.1, 3.2 नहीं, नीचे होगा, इससे भी नीचे होगा ये। हम्म ओके, ये कहीं ना ऐसे होगा, वेट, देन 3.2, तो ये हो गया 3.05, 3.1, 3.15, 3.2, ए इधर कहीं होगा ये। सही बेटा। उसके बाद 20 पे चेक करूँ क्या? 20 पे है, नहीं, 15 पे है 3.13, 3.1, 15 पे है 3.1, तो ये 3 है, और 3.2 ये था, तो 3.0 ये हो जाएगा 3.1। उसके बाद 20 पे कितना है बेटा? 2.82, तो बाबू 20 पे है 2.82, ये 2 है, तो 82 शायद 2.8 समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे होगा कुछ, इस जगह पे कहीं होगा। उसके बाद है 25 पे हमें नहीं मालूम, ठीक है। 30 पे है 2.33, तो 30 पे 2.33, ये है 2, 2, और ये हो जाएगा 2.33, शायद कुछ ऐसा इधर कहीं होगा, इस जगह पे। और उसके बाद 35 पे 2.15, तो बेटा 2.15, तो ये 2 ये है, 2.05, 2.15 तकरीबन इस जगह पे होगा। इसी तरीके से बेटा 40 पे कितना है? 2.05, तो बिल्कुल ही यहाँ होगा, इस जगह पे। कुछ ग्राफ देखिए, मेरा कुछ अजीब सा बन रहा है, बट लेट्स सी, चेक करते हैं। कुछ ऐसा बन रहा है ग्राफ। अच्छा, 20 पे दोबारा चेक करूं, 20 पे कितना है? 20 पे है 2.82, तो ये हो गया 2.82, हाँ, तो थोड़ा सा नीचे होगा ये, इससे सही कह रहा है, तकरीबन ये कुछ 2.82, ये यहाँ। ठीक है, ओके, तो
अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, ठीक है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनना चाहिए। आप खुद से ट्राई कीजिएगा बेटा, ठीक है। वो मुझे, मैं आपको पहले कहता हूँ ग्राफ आप खुद से बनाइएगा ताकि बात समझ में आ जाए आपको। ये वाला पॉइंट मुझे थोड़ा एनोमलस सा फील हो रहा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। थोड़ा बाकी सब क्लोज क्लोज हैं, देखिए सही है। ये वाला और ये वाले में भी थोड़ा सा डाउट है मुझे, बट ये वाला ज्यादा लग रहा है, बिल्कुल क्लियरली दूर लग रहा है। use the graph to reduce the concentration of oxygen at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा ये 25 ये रहा तकरीबन। हो सकता है आपके मेरे को आंसर में थोड़ा फर्क हो, बट उससे घबराइएगा मत। ये चलो सपोज करो मैं ये लिख तो 2.5 10 टू पावर -4, मेरा तो यही आंसर आ रहा है 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस। आगे आओ, सजेस्ट सॉरी सर्किल मोस्ट एनोमलस, इसका मतलब है बहुत सारे होंगे, वो मोस्ट एनोमलस पूछ रहा है। सारे ही थोड़े करीब करीब हैं, बस एक बहुत दूर लग रहा है, तो सर्किल तो कर दिया, ये मुझे एनोमलस लग रहा है, ठीक है। मैं अगर इसको ना लिख भी दूं, एनोमलस पॉइंट, ठीक है। Suggest an explanation for this anomaly. Assume that there was no error in measuring oxygen concentration. ये सब कुछ सही है, मेजर जो आपने concentration मेजर की है वो तो सही थी, इसका मतलब है यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है इस जगह पे। सो गड़बड़ कहाँ है, यहाँ टेम्परेचर में गड़बड़ होगी, दैट्स इट। खुद कह रहा है मेजरिंग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन में कोई गड़बड़ नहीं है। एनोमलस एक ऐसा पॉइंट है जिसमें बेटा आपको मैं ये नहीं कह सकता कि बस आप ये याद करके चले जाएं आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। एनोमलस के रीजंस विद रिस्पेक्ट टू दैट एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो उसमें आपको ख्याल रखना है। हाँ, एनोमलस में एक चीज़ कॉमन होती है कि बेस्ट फिट लाइन आपकी कुछ भी हो, चाहे कर्व हो चाहे स्ट्रेट लाइन हो, या तो आपका एनोमलस पॉइंट उससे बहुत ऊपर होता है या उससे बहुत नीचे होता है, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट आप लिख सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैं इसे एनोमलस कह रहा हूं, ठीक है, तो अब जरा चेक कीजिएगा बेटा, ये मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलकुलेट किया। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ये आ रही है, ये, ठीक है। अब मेरा सवाल है, अगर ये एक्चुअल होती, रियल होती, तो ये कहाँ होती? अगर ये एनोमलस ना होता तो ये पॉइंट कहाँ होता? ये पॉइंट यहाँ कहीं होता, इस जगह पे यहीं होता। अब आप चेक करें, ऑक्सीजन आपकी एक्सपेक्टेशन से कम है, ज्यादा होनी चाहिए, कम है। तो अब आप सोचो ऑक्सीजन कम कब होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम कब होती है? जब टेम्परेचर ज्यादा हो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम होगी, ठीक है। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एक्चुअल टेम्परेचर था वो ज्यादा था जो आपने रिकॉर्ड किया, यानी वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं था, वो 10 से ज्यादा था, तभी तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन कम आ रही है। आपने रीड किया 10, पता चला वो था 12.3, सही है। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा था तो इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन तो आपने सही मेजर की, कॉन्सेंट्रेशन आपने देखी भाई इतनी आ रही है, ठीक है आ रही है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन आ रही है ये तो बेस्ट फिट लाइन से कम आ रही है, मतलब जो जो एक्सपेक्टेशन हमारी होनी चाहिए उससे कम आ रही है। इसका मतलब हमने टेम्परेचर सही तरह नोट नहीं किया। तो जो आपका एक्चुअल टेम्परेचर है वो आपके इस रिकॉर्डेड टेम्परेचर से ज्यादा है। तो actual temperature was greater than recorded. Actual temperature was greater than recorded. अब एक सवाल दिमाग में बच्चों के आएगा, सर what if we do not consider this anomalous, instead of this we consider this anomalous? अब क्या करें? कुछ नहीं करें, आपको उसके भी मार्क्स देगा, बस एक्सप्लेनेशन डिफरेंट लिखोगे। जैसे आपने उसके लिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा, एक्चुअल टेम्परेचर वाज ग्रेटर देन द रिकॉर्डेड,
तो उसका मतलब है अगर ऊपर आएगा, अबव आएगा, तो आप लिखोगे एक्चुअल टेम्परेचर वाज लेस देन द रिकॉर्डेड, कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, टेम्परेचर आपने कम लिया हुआ है। टेम्परेचर बढ़ाने से कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम होगी बेटा, डिजॉल्व ऑक्सीजन। आई होप बेटा मेरी इस डिस्कशन से आपको फायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में इसका क्वेश्चन 2 करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।